मैं अविनाश राजवंश, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरी कलम से का 7वां एपिसोड लेकर के हाजिर हुए हैं और जिस प्रकार से आप हमारे शो को देखते हैं उससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने आए हैं वो टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। आज हमारा मेरी कलम से का 7वें एपिसोड का जो शीर्षक है एक आह्वान एक आवाज। आखिरकार जिस देश में माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की पूजा होती हो वहां आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है? बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज पर। हम इस पे चर्चा अपनी शुरू करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम करो ये ग्रांट्स फाइल में वापस ग्रांड फाइल। सुप्रभात माताश्री। ईरादी सुप्रभात। सुप्रभात कनु जी। शुभ प्रभात कनु जी। माताश्री आपकी सेवा में प्रस्तुत है चाय गुड़ की अल्प मात्रा के साथ। आभारी हूँ कनु जी मेरी हरी चाय, मेरा मतलब ग्रीन टी। ईरादी आपकी सेवा में भी प्रस्तुत है ये हरी कड़वी चाय। आप इतनी कड़वी चाय किस प्रकार ग्रहण कर लेते हैं? ऐसे कनु और कैसे? ओ माय गॉड इट्स सो रिफ्रेशिंग। तुम भी नहीं नहीं फॉर मी प्लीज। प्रॉमिस कुछ नहीं। ट्राई। छी अत्यंत निकृष्ट स्वाद है इसका। पुनः दंत मंजन करना पड़ेगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग जूही। आधे घंटे लेट हो, देर से उठी थी। सॉरी मम्मा, वो पता क्या दर्शनी ने बारंबार कहा है कि यदि बुद्धि विवेक से कार्य करोगी तो कदापि किसी के समक्ष क्षमा याचना की आवश्यकता न पड़ेगी। एग्जैक्टली। बार बार क्षमा याचना करना दुर्बल लोगों के लक्षण है ना जी? आप लोग प्रयास कर रहे हैं हमारा, तब तो यही उचित होगा कि आज हम मौन व्रत ही धारण कर लें। आज का प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा किसका टर्न है आज का प्रोग्राम बताने का? मम्मा भुनारा माताश्री। तो तुम बीच में क्यों बोल पड़ी? मम्मी कनु भी कुछ बोल रही थी, मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। कई दिन से मैं देख रही हूँ जब भी कनु कुछ बोलती है तुम बीच में बोलने लगती हो। कल भी कनु जब कुछ बोल रही थी तुम बीच में बोली थी। ये सब गलत आदतें कहाँ से सीख रही हो? माताश्री राजविलंब से निद्रा त्यागी है इसमें। ये अर्धरात्रि किसी के साथ वार्तालाप। कनु हमने क्या तय किया है? हमें एक दूसरे की निंदा नहीं करनी है, पर निंदा अत्यंत निकृष्ट कार्य है। देखो तुम सब अब बच्चे नहीं बड़े लोग। हम सब लोगों ने मिलकर इस घर के लिए एक सिस्टम बनाया है, क्या हम सबको उसे फॉलो नहीं करना चाहिए? टेल मी। बिल्कुल करना चाहिए और हम ऐसा ही करेंगे। क्यों जी? सो कनु आज का प्रोग्राम एंड फास्ट। आज शनिवार का दिन है अर्थात हनुमान जी का दिवस। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सभी चाय, कॉफी एवं हरी कड़वी चाय का सेवन करेंगे और वो प्रसंग संपन्न हो चुका है। चाय की प्रक्रिया में जूही सक्रिय रूप से अपना योगदान नहीं दे पाई क्योंकि उसने विलंब से निद्रा त्यागी है। माताश्री मैं किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रही, अभी तो आपका मात्र सूचित कर रही हूँ। तत्पश्चात सबको पता है किसको क्या करना है, पर मुख्य समस्या तो स्थान ही है। ओह गॉड। भाई सब लोग सुन लो प्लीज, मुख्य समस्या भी बता दो। भोजन बनाने में सभी बहनें मेरी सहायता करेंगी ऐसा भी आदेश दे दीजिए। गत सप्ताह जब ईरादी की बारी थी तो कनु के अतिरिक्त किसी ने उनकी सहायता नहीं की थी। सुन लिया सब लोगों ने? जैसा कनु जी कहेगी सबको वैसा ही करना है, राइट? हाँ मैं सबसे काटूंगी, ईरादी आटा मिलेगी और रेवती बोतलों में पेयजल भरेगी। रेवती कुछ 8 बोतलें भरेगी, उसमें से 4 बोतलें शीतल होने के लिए फ्रिज में रखेगी। माता जी देखिए ईरादी मेरा परिहास कर रही है। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है कनु। जब तुम हिंदी बोलती हो ना ऐसे लगता है जैसे हम सब महाभारत के पात्र हैं, किंतु माताश्री आप भी मेरा परिहास कर रही है। इट्स ओके।
इसलिए तो तुम्हारी पर्सनालिटी सबसे अलग है। कौन तुम्हारा तुम सिर्फ धारा प्रभाव बोलती हो। माताश्री, मैं भी हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकती हूँ, पर कदाचित तो मेरा साहित्यिक भाषा बोलने का अभ्यास नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं घर पर ही विशुद्ध हिंदी बोलने का प्रयत्न करती हूँ। माताश्री, एक बात और, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तत्पश्चात ओहो, परंतु किंतु तत्पश्चात अकस्मात कदाचित मेरी पुत्री, मुझे विलंब हो रहा है। अब मुझे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जैसे तुम कुछ क्षण पहले ही बताया। बाय। माताश्री, आप भी ना बिल्कुल वो है। अच्छा प्लीज, किसी को कुछ चाहिए कि नहीं बताओ। मम्मा, तुम्हारी स्वीट में समोसे और कचौड़ी। तली हुई चीजें मना है ना जो। प्लीज। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं अपने अतिथियों को आपको परिचय कर, मुंबई से अभिनेता और निर्देशक ओम कटारे जी हमसे जुड़ चुके हैं और देहरादून से थिएटर एक्ट्रेस राधा भारद्वाज जी हमसे जुड़ चुकी हैं। आखिरकार आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने खड़ा है। आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है? हर के मन में एक ही लालसा है, मुझे अपना वंश चलाना है, इसके लिए मुझे औलाद चाहिए। लेकिन जब कन्या ही नहीं रहेगी तो औलादें ही कहां से होंगी? हम सब जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? आखिर हमारी मानसिकता कब चेंज होगी? मैं चाहूंगा कि इसका पहले जवाब ओम कटारे जी दें, इसके बाद मैं राधा भारद्वाज जी के पास जाऊं। अविनाश जी, मैं ओम कटारे, एक रंगकर्मी, आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। दरअसल सत्य यह है कि आप हर बार ऐसा संवेदनशील विषय चुनते हैं कि कुछ न कुछ कहे बगैर रहा नहीं जाता। इस बार भी आपने बहुत ही संवेदनशील विषय चुना है, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या। लड़का पैदा होने की लालसा लिए जब परिवार या माँ बाप लिंग परीक्षण करवाते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, तो उसकी भ्रूण हत्या करवा दी जाती है या गर्भपात करवा दिया जाता है। ये एक तरह से हत्या ही है ना। ऐसे जनन अपराध की कोई क्षमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस कार्य में जो लिप्त लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, या हॉस्पिटल वाले हों, या कोई सहयोगी हों, या माँ बाप हों, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग इससे सबक लें। मगर ये भ्रूण हत्या की शुरुआत कैसे हुई? इसके लिए हमारा समाज, हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, वो शायद जिम्मेदार है। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी समाज में लड़की को बहुत समझा जाता है। जैसे ही लड़की पैदा होती है, माँ बाप के दिमाग में ये बात आती है कि अब ये पढ़ लिख नहीं पाई और इसकी शादी नहीं हुई, इसको दहेज देना पड़ेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। तो चाहते ही नहीं कि उनके घर में कन्या पैदा। तो ये मानसिकता बढ़ती ही जा रही है। कुछ राज्यों में तो इसकी इस कदर भरमार है कि पता नहीं, शायद विनाश की ओर जा रहे हैं। आप बताइए कि पहले माँ बाप शादी के बाद जब बच्चा पैदा नहीं होता तो दुनिया जहान की पूजा पाठ करवाते हैं, मंदिर तीर्थ की यात्रा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और उसके बाद जब जब पत्नी गर्भ धारण करती है और उन्हें पता चलता है वो लड़का नहीं लड़की है, उसका गर्भपात करवा देते हैं।
आई मीन मगर इस सारी परिस्थितियों को रोका कैसे जाए? इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान भी चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका कितना असर हुआ है इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सरकार भी हमारी कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ कानून भी बने हैं। उसके बाद भी लोगों के मन से ये डर नहीं निकला है कि अगर हम इस तरह का अपराध करेंगे तो हमें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। शायद सजाएं इतनी कड़ी नहीं है, इसीलिए शायद आदमी अभी भी इसका गलत उपयोग करता है। मेरा सब कहना यही है कि ये हमें हमारे समाज को, हमारी मानसिकता को एक विनाश की गर्त की तरफ ले जा रहा है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ओम कटारिया जी ने बहुत ही सही कहा है। आखिरकार हमारा कानून शायद इतना सख्त नहीं है। जब तक सरकार इसे और सख्त और कड़ा नहीं बनाएगी तब तक शायद हम सुधरने वाले नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि भय बिना प्रीति होती ही नहीं है। इसलिए हम सरकार से भी दरखास्त करेंगे कि इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, क्योंकि हत्या तो हत्या ही होती है। मैं चाहूंगा कि राधा भारद्वाज जी भी अपनी बात रखें। राधा जी। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा क्राइम है जो कि हमें शायद पर्सनल वे में इफेक्ट ना करे, इनफैक्ट पर्सनली हमें शायद वो मिल जाए जो कि हम चाहते हैं, बट दुनिया के लिए ये इतना बड़ा क्राइम है क्योंकि दुनिया में ये इम्बैलेंस लेकर आता है। भगवान ने जो वर्ल्ड है वो बहुत ही सोच समझ कर बैलेंस्ड दुनिया बनाई है। अगर हम नेचुरल चीज़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आज नहीं तो कल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, तो जो नेचुरल सेक्स रेशियो हमारा होना चाहिए वो 103 से 107 का होना चाहिए। अगर हम बात करें भारत की, हमारे देश की, तो 2011 में ये आंकड़ा 109 था। मतलब मैक्सिमम 107 होना चाहिए, हमारे यहाँ ये आंकड़ा पहले ही 109 है। आपने बात की समाज की, हमारे कल्चर की। जी हाँ, जो कल्चर है, जो हमारा थॉट्स है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, वो कल्चरली हमें कई सालों से ये बताती आई है कि जो लड़के हैं वो ही आपका अंतिम संस्कार करेंगे, लड़के आगे बढ़कर आपके लिए घर में पैसे लाएंगे, वो सक्सेस लाएंगे। तो जो लड़कियां हैं घर की वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती हैं और जो लड़के हैं वो आपके लिए एसेट बन जाते हैं। ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस है। इसमें समाज के होने के रीजंस क्या है? देखिए, हम जब से बड़े होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि लड़का होगा तो वंश बढ़ाएगा आगे, लड़की होगी तो वो किसी और के घर की है, वो किसी और के घर जाकर वंश बढ़ाएगी। अब उससे तो घर वालों को कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपना वंश बढ़ाने की चाहत है, इच्छा है। तो अगर उनके पहले लड़की हो जाती है तो वो सोचते हैं कि अरे अगर दूसरी भी लड़की हो गई तो हमारा वंश कौन आगे बढ़ाएगा। तो इस वजह से शायद फीमेल फिटिसाइड्स होते हैं कि बहुत से लोग 2, 3, 4 ट्राई होने के बाद भी जब उनको लड़का नहीं हो पाता है और लड़कियां होती जाती हैं तो वो फीमेल फिटिसाइड की तरफ जाते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि लड़कियों को दफना दिया जाता है, ये तो मतलब हाँ, ये वन ऑफ द चीज़ें हैं जो की जाती हैं। उसके अलावा बहुत बार हमने देखा है कि जो बिल्कुल न्यू बॉर्न इन्फेंट्स लड़कियां हैं वो गार्बेज में पाई जाती हैं। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि एक जगह पाई गई लड़कियां, बारिश हो रही थी, बहुत सर्दी थी और किसी को वो लड़की मिली, बिल्कुल एक दिन की लड़की, और उसको निमोनिया था, डबल निमोनिया, जॉन्डिस, ये सब हो जाता है और बहुत से जो जीव हैं, जो लड़कियां हैं, वो वहीं के वहीं मर जाती हैं। कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग उन्हें नॉर्मल रोड पर छोड़कर चले जाते हैं। और
अगर ये सब तो होता है, ये सब बाद की बातें हैं, क्योंकि आपको बाद में पता चला कि अच्छा ठीक है वो हमें लड़की हो गई, तो अब इसका क्या करें, ये तो मुझे नहीं चाहिए, तो आप एकदम हार्टलेस होकर उसे रोड पर छोड़ जाएंगे, गार्बेज में फेंक देंगे या फिर उसे दफना देंगे। अगर आपको बाय चांस पहले ही पता चल जाता है तो आप उसे वहीं पर मार देते हैं, बिना ये सोचे कि अगर लड़की ही नहीं होगी तो आगे लड़के कैसे पैदा होंगे। आई थिंक ये सोच समाज की जो है वो हमें बदलनी है, क्योंकि हम बहुत ही छोटी सोच वाले लोग हैं। हम आज से 5 साल 10 साल तक तो सोचेंगे, पर उसके आगे का हम नहीं सोचेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी जिंदगी सही से कट जाए। बहुत ही सेल्फिश थॉट है ये। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। रेवती, यो, पानी ला, calm down, sit down, बैठ। रेवती तनिक शांत रहो, डीप श्वास लो, एक मिनट, धीरे धीरे calm down, विस्तार पूर्वक माताश्री को बताओ। एक मिनट चुप हो जाओ, पहले तुम न्यू फास्ट calm down, sit quiet। माँ मैं रनिंग कर रही थी, अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक लड़का मोटरसाइकिल से मेरा पीछा कर रहा था। मैं और तेज भागने लगी तो उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी और मेरे बिल्कुल ताने लगी, गाड़ी से मारने लगा। फिर वो गंदे गंदे इशारे करने लगा, जिसकी इग्नोर, फिर भी वो कुछ ना कुछ कमेंट करने लगा। बाद में घर आ गया, वो सारा कमेंट भाग गया। But the whole scene was so scary। ओह ना वो चला बोला। मम्मा लेकिन घर पे तो पीछा करते हुए आ सकता है ना? जूही, मम्मा आप जाओ, आपको आज बहुत काम है। We'll take care of her। तो घर में हूँ। जो हो गया सो हो गया। रेवती रिलैक्स। मैं जाते जाते वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात करके जाती हूँ, ओके? तुम लोग शांत रहना। रेवती, बी ब्रेव। रेवती, कल हम सब तुम्हारे साथ रनिंग करने चलेंगे और उसने कल फिर तुम्हारे साथ बदतमीजी की ना तो सारे की ऐसी पिटाई करेंगे कि भविष्य में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। रेवती, स्टॉप क्राइंग बच्चा। महाराज ने क्या सिखाया है? हमें किसी भी हाल में आंसू नहीं बहाना है, बल्कि बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करना है। राइट? बोलना बहुत आसान है हीरा दी, अगर आप मेरी जगह होती ना तो पता चलता। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम? हाउ डेयर यू? तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? क्या बकवास! और पैंट में बड़ी सेक्सी लग रही थी, कल वही पहन के आया। व्हाट्स योर साइज? देखो तुमने फालतू की बकवास की ना तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे फोन पर क्या बकवास कर रहे हैं? हिम्मत है तो सामने आना, हम 5 हैं। बाप पर नहीं जाना कह देती हूँ तो होता तो नहीं, दूसरा वाला मेरा बाप का है। मुझे बात करने दीजिए सभ्य मनुष्य से। देखिए महाशय, हम सभी सुसंस्कृत परिवार की कन्याएं हैं। आप स्वयं भी शांति से रहिए और स्वयं हमें भी शांति से रहने दीजिए। असंभव, मेरी बहन इस तरह का व्यवहार कदापि नहीं करेगी। देखिए अगर हमारे सामने उपस्थित होते तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी वेग से चाकर जाते कि लंपट तुम्हें अपने पूर्वजों का स्मरण हुआ था। अब तो पुलिस ही तुमसे वार्तालाप करेगी। कैसी असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहा था। रेवती है ना, कुछ नहीं होगा। तुम सब क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे? अगर जरूरत पड़ी तो रहेंगे। क्या ये पॉसिबल
रेवती, मुझे लगता है तुम थोड़ा वीक हो रही हो। ऐसी सिचुएशन में हमें आसपास के लोगों की हेल्प लेनी चाहिए, फिर उसकी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। रेवती, तुमने जूडो कराटे सीखा है, इतना डरती क्यों हो? कुछ काम नहीं आता, सब बेकार है। खुलेआम मर्डर हो जाते हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं और लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आता। पेपर पढ़ती हो ना रोज? मुझे तो लगता है लड़कियों को घर से ना निकलना ही नहीं चाहिए। देखो तो कैसे बकवास कर रही हो तुम। अरे इसी डर से ऐसे लोग की हिम्मत पड़ती है। माँ ने हमें क्या सिखाया है? हमें किसी भी हाल में डरना नहीं है। और तुम इरादी वो जरा सा इंसिडेंट नहीं था। उस आदमी से मैं कैसे बचकर आई सिर्फ मैं जानती हूँ। और माँ ने कितनी आसानी से कह दिया, जो हो गया सो हो गया, रेवती रिलैक्स। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश में इसके प्रति इतना सख्त कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़े रुक नहीं रहे हैं। आखिर हमारी मानसिकता कब चेंज होगी? हम जिस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, शायद हमें यही नहीं पता कि हम अपना अस्तित्व ही खत्म कर रहे हैं। पुरुष का अस्तित्व ही महिला से है। शायद ये छोटी सी बात इंसान को समझ क्यों नहीं आ रही है। अभी हाल में ही पुणे में एक नवजात शिशु को जमीन में जिंदा गाड़ रहे थे, लेकिन उसके रोने की आवाज सुनकर किसान भाग के आए और उस नवजात शिशु को बचा लिए। आखिर उस नवजात शिशु की जान बच गई। मैं चाहूंगा कि ओम कटारे जी ये जरूर बताएं कि आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोगों की मानसिकता चेंज हो, और हमारे देश को ऐसा क्या और कानून में बदलाव करने चाहिए जिससे इस प्रकार की जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या जैसा एक जघन्य अपराध है, इसको हम रोक सकें। ओम कटारे जी। अविनाश जी, इस विषय पर मेरा यही कहना है कि इस भ्रूण हत्या या कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जो लोग भी इसमें लिप्त हैं उनकी विचारधारा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो माँ बाप बहुत ही प्रबल इच्छा रखते हैं कि उनके घर में लड़का ही हो, क्योंकि लड़का ही वंश चलाएगा, लड़का ही मुख अग्नि देगा, उन सबको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो लड़की को बोझ न समझ के उसको अच्छे संस्कार दें, उसे पढ़ाए लिखाएं, तो वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएगी और वो बोझा नहीं कहलाएगी, बल्कि वो आपका सहारा होगी। आप गर्व से सर ऊंचा रख के कह सकेंगे कि देखिए मेरी लड़की ने कितना नाम कमाया है। आज किसी भी फील्ड में जाइए आप, चाहे वो खेल कूद का क्षेत्र हो या क्रिएटिव फील्ड हो या कॉरपोरेट लाइन हो, आप देखेंगे बड़ी बड़ी पोजीशन पर लड़कियां हैं। वो दुनिया की किसी भी शिखर पर पहुंच सकती हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, और लोगों ने कर दिखाया है ऐसा। तो लड़कियों को बोझ समझना, ये हमारी मानसिकता जो है, इसे हमें बदलना चाहिए, और हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां पुरुष और स्त्रियों को बराबर का स्थान मिल सके। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि औरत का काम है घर देखना। तो चलिए, अगर औरत का काम घर देखना ही है तो घर में कितने सारे काम होते हैं, ये कभी जानने की कोशिश की? घर को साफ सुथरा रखना, टाइम पे आपको खाना मिल जाना है, घर की बाकी व्यवस्थाएं बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारे काम नहीं है क्या? ये भी तो काम है।
कभी पुरुष ने ये आंकने की कोशिश की कि ये काम जो स्त्री कर रही है ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा बाहर काम करना और पैसे कमा के लाना? तो वो बोझा कैसे हुई? तो हमें अपनी सोच बदलनी ही होगी। इस विषय पर मेरा एक नाटक है, हम पांच, जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर के उस अभियान के बिल्कुल जिसे कह लिए पैरामीटर्स पर खरा उतरता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नाटक में एक औरत 4 लड़कियों को, जिनको उनके माँ बाप ने तिरस्कृत कर दिया है, बचाती भी है और पढ़ाती भी है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है। वो लड़कियां बहुत ही गर्व महसूस करती हैं और वो यही कहती है कि अंत में एक संवाद वो दर्शकों से बोलती है कि एक मां 9 महीने अपनी कोख में किसी बच्ची को रखती है, इस दुनिया में लाती है नाड़ काट के और फिर उसे कचरे के डब्बे में फेंक देती है क्योंकि उसे लड़का चाहिए। तो मैं ऐसी मां से मिलना चाहता हूं, उसकी मानसिकता जानना चाहती हूं। मुझे नहीं पता, बोलती है वो, कि ये लड़कियां हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पर ये लड़कियां हैं, इन्हें सम्मान की जरूरत है, फिर ये दुनिया के किसी भी शिखर पर पहुंच सकती हैं। इन्हें कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए पैदा नहीं कीजिए। राधा भारद्वाज जी की राय जानने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा। कोई संभालो इस बच्ची को। लाइए माताश्री, मुझे दीजिए। संभाल के बच्चा नीचे। माताश्री, आज मुझे संगोष्ठी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और 10,000 की नगद राशि भी मिली है। बधाई हो कन्नू जी, बधाई। माँ, ये क्यूट सी बच्ची कौन है? इसके मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ, इसने अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली। मम्मी बताइए नहीं कौन है? पेशेंस जूही, पेशेंस, सब कुछ पता चल जाएगा। ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। माँ, इतनी छोटी बच्ची बगैर माँ के कैसे रहेगी? मुझे लगता है ये भूखी है, मुझे लगता है ये प्यासी है। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग संभालो इसे। माँ, हमें पता है ये कहाँ से आई है। ईरा दी, देखो ये मुस्कुरा रही है। ये आपको किसी हॉस्पिटल के बाहर कचरे के डब्बे में मिली है, जैसे बहुत साल पहले केम हॉस्पिटल के बाहर ईरा दी कचरे के डब्बे में मिली थी, और जूही कूपर रुगडाले के बाहर, और कन्नू दी वाडिया हॉस्पिटल के बाहर। कल ही ईरा दी ने आपकी डायरी पढ़कर सुनाई माँ। इट्स ओके माँ, कभी ना कभी तो मुझे बताना ही था ना। यू आर द ग्रेटेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। माँ, दुनिया का सबसे बड़ा सच माँ है, बाकी सब मिथ्या है। हम सब मिलकर इसे पालेंगे माँ, आप तनिक भी चिंतित ना हो। आपने अकेले ही हम सब के लालन पालन में कितने दुख और कष्ट उठाए, तो क्या हम 4 बहनें मिलकर इस नन्ही सी जान को नहीं पाल सकते? सोसाइटी, समाज, कानून व्यवस्था सबसे टकरा गई ना, और हमें इसका आभास तक नहीं होने दिया। हमने सब पढ़ा है माँ, संत, ज्ञानी, विद्वान, साधु, साध्वी, पंडित, पुजारी, मंदिर, तीर्थ, सबको पीछे छोड़ दिया माँ आपने। माँ, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं। आपने अपनी डायरी में लिखा है, जब रेवती आपको सैंटा क्रूज के किसी कचरे के डब्बे में मिली थी तो इसे निमोनिया था। फिर कैसे आपने, ईरा दी ने दिन रात एक करके इस मरी हुई बच्ची को जिंदा की।
रेवती, तुम जानना चाहती थी ना तुम लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट में जिस व्यक्ति का नाम है वो कौन है, कहाँ है? नहीं माँ, मुझे नहीं जानना। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं माँ। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो। मैं इतना ही कहूँगी, इंसानियत अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। तुम लोगों को बड़ा करने में मुझे कोई कानूनी अड़चन ना हो। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें जहां भी मेरा नाम लिखना है लिख लो, बगैर किसी शर्त के मैं तुम्हारे साथ हूं। और कुछ जानना है उस व्यक्ति के बारे में? नो। माँ, पहले आप अकेली थी, अब हम 5 हैं। 5 से 50 और 50 से 500 होंगे। हम सब मिलकर लोगों की मानसिकता बदलेंगे। गायत्री देवी फाउंडेशन शुरू करने से पहले मैं 15 साल नर्स रही हूँ। मैंने वांटेड बच्चे देखे हैं और अनवांटेड भी। लड़का ना होने पर माओ को रोते बिलखते देखा है और लड़की होने पर खुशियां मनाते भी देखा है। मैंने तुम सबको सारी बुराइयों से दूर रखा है। तुम सबको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि बुरी से बुरी स्थिति में गलत रास्ते पर नहीं चलोगे, वरना तुम्हारी ये पालने वाली माँ को बहुत कष्ट होगा। ना रेवती, सॉरी माँ। ना ब्रेव कर। माँ, आप ही हम सबकी माँ हैं। ओम कटारे जी सही कह रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए अब युवाओं को ही आगे आना पड़ेगा, तो ही शायद हम इस भ्रूण हत्या को रोक सकेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पे अपनी राय राधा भारद्वाज जी जरूर दें। आखिर वो भी एक युवा है, आखिर उनकी क्या राय है जनता जरूर जानना चाहेगी। राधा जी। जी हाँ, शायद ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जिससे कि हम इस सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं कि हम चीज़ें अनदेखी कर देते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं, हम कान बंद कर लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि समाज किस ओर जा रहा है, ये दुनिया किस ओर जा रही है। हमें मतलब है कि हमारा काम निकल जाए, हम खुश रहें बस। इसके लिए अगर हम भगवान के साथ, भगवान की चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस दुनिया के में इम्बैलेंस लेकर आ रहे हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि दुनिया में हर इंसान को ये पता है कि हर एक का अपना एक किरदार होता है, हर एक की अपनी एक जगह है, अपना एक रोल है। और अगर हम ये खिलवाड़ करते रहेंगे तो हम उस एक चीज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि जो चीज एक आदमी कर सकता है वो एक औरत नहीं कर सकती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो चीज एक औरत कर सकती है वो भी एक आदमी नहीं कर सकता। यानी कि एक औरत के बिना ये दुनिया चलनी नामुमकिन है। एक औरत एक जननी होती है, तो आपके बच्चों को पालेगी, पोसेगी, उनमें संस्कार एक औरत डालेगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, एक माँ की कमी आपके बच्चों को हमेशा खलेगी। और ये सब छोटी छोटी बातें सीखना अभी दूर की बात है। सबसे पहले तो हम ये सबसे बड़ी चीज समझ लें कि अगर हम फीमेल फीटिसाइड करते रहे तो बच्चे ही कहाँ से होंगे। मतलब ये दुनिया कैसे चलेगी, इसकी साइकिल कैसे चलेगी, और आप कैसे होंगे अगर एक औरत नहीं होगी। आप खुद भी एक औरत का हिस्सा है, एक औरत से निकले हैं, एक औरत की गोद में पले हैं, उसका दूध पिया है आपने। ये सब आप कैसे भूल जाते हैं, और आगे चलकर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सब हम क्यों नहीं सोच पाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर हम आगे जाएं, आज से 100 साल आगे जाएं और बाय चांस हमारा रेशियो 1000 men to
अगर 500 वुमन भी है तो दुनिया में क्या होगा? हमारे यहाँ कहा जाता है कि द्रौपदी युग आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, और हम उस चीज के लिए रेडी नहीं है। तो हम खुद में ये अवेयरनेस लेकर आए कि एक लड़की भी आपकी एसेट हो सकती है, आपके परिवार का नाम आगे लेकर जा सकती है। जो सक्सेस और जो गर्व एक लड़की आपको देगी, वो एक लड़का शायद आपको ना दे पाए। तो एक लड़की को पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ाइए। फीमेल फेटिसाइड का जो मानसिकता है उससे बाहर निकलकर ये देखिए कि एक लड़की आपको क्या क्या दे सकती है। और मेरे ख्याल से अगर आप खुद से पूछेंगे तो जवाब आपको हमेशा ये मिलेगा कि एक लड़की जो आपकी जो डॉटर है, जो आपको दे सकती है, जितना प्यार, जितना गर्व आपको दे सकती है, वो शायद आपका खुद का पुत्र भी ना दे पाए। मेरी कलम से का ये 7वां एपिसोड था। ये कन्या भ्रूण हत्या पे आधारित है। आप सभी दर्शकों को ये पसंद आया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको अब एकजुट होना है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। अब बस बहुत हुआ, अब हम नहीं होने देंगे। यह आवाज हमें अपने घर में, अपने परिवार में और अपने समाज में बुलंद करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से एक गर्भ में एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वैक्यूम क्लीनर के द्वारा, सर्जिकल ब्लेड के द्वारा, एसिड के द्वारा और सर्जरी के द्वारा। आखिरकार हम एक जीवित बच्चे को इस तरह उसकी हम हत्या करते हैं जिसे देखने के बाद हमारी रूह भी कांप जाए। जो बच्चा हर माँ की आहट को जान सकता है, सुन सकता है, उसे कितनी पीड़ा होती होगी कि वो पीड़ा किसी को बता भी नहीं पाता। अब हमें एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी है और अब ऐसा ना हो, इसकी हमें प्रतिज्ञा लेनी है। आप सभी दर्शकों को अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को YouTube पे भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम 26 जनवरी से हमारा न्यूज चैनल YouTube पे भी आप सीधे लाइव प्रसारण देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।